जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स को आने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपने अपने माइक साइलेंट कर लीजिए। मिस राबिया, आपका माइक खुला है। अस्सलाम वालेकुम। रबीश राली सद्दी वस्सली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करते हैं आज का काम। सबसे पहला काम तो आज ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक चूँकि आप जानते हैं मैं ज़रा टायर्ड हूँ बुखार की वजह से,
तो मैं आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर करूँगा और आप उसको गौर से सुनेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि अगर उसके बाद मैं ऑनलाइन हूँ, आपसे जो आप सवाल चलते रहेंगे, आपने गौर से सुनना है उसको। अगर इन केस उसकी आवाज़ में कोई मसला आए तो ये वीडियो बाद में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, या आप ओरिजिनल कंडीशन में भी सुन सकेंगे। तो आपने गौर से सुनना है, ज़रा आवाज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे आप लोग। जी, तो कमेंट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ये क्लिप नज़र आ रहा है? तो शुरू करें जी। देखते हैं। तबीयत तो बस यार कुछ अप डाउन सी हैं, कुछ कह लीजिए कि कभी सही लगती है, कभी बहुत खराब लगती है। जी, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है ये सब? तबीयत यार बस थोड़ी अप डाउन है। तो ये आप सुनिए पहले, फिर मैं आपके साथ बात। कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, बस अप एंड डाउन दीजिए। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर की थी कल, तो जो इसी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग से। देखिए, बात ये है कि कल हम ये बात कर रहे थे कि हमें पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम चलेंगे पेस्टल को समझने, और थोड़ा सा इस पे भी बात करनी है डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोचेस भी इसके अंदर शामिल है। ये भी हमने पढ़नी है, मार्केटिंग अप्रोचेस। तो सबसे पहले तो हम इसी को देखते हैं, मार्केटिंग को। मैंने यूं कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब लोग ये लेते हैं कि कोई चीज सेल कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग है, बट सेलिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द मार्केटिंग। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग की एक एक्टिविटी है या एक पार्ट है। बेसिकली मार्केटिंग का जो रियल मीनिंग है वो आप अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मार्केटिंग का असल मकसद जो है वो ये है कि आपने जो है पहले एक नीड आइडेंटिफाई करनी है अपने कस्टमर की। ठीक है, अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसको एंटीसिपेट करना है, और उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट सप्लाई करना है एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली भी। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और बेचने जाता हूँ तो ये मुश्किल काम है। अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ उसको बेचने जाता हूँ तो ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं पहले से ही कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि इसे क्या चाहिए, उसके मुताबिक मैं प्रोडक्ट डिजाइन कर लेता हूँ, डेवलप कर लेता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि वो चीज जो मैं बना के कस्टमर को कहूँ मैंने बना ली, आप खरीदो, तो कस्टमर को रियलाइज कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम यह है कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसको कस्टमर खरीदना ना चाहे वो आप बेचने की कोशिश करें। ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। लेकिन अगर आप पहले से उसकी नीड को असेस कर लेते हैं, अंदाजा कर लेते हैं कि इसकी जरूरत है क्या, और फिर आप वो चीज बना लेते हैं, तो फिर आपका काम बड़ा आसान और सिंपल हो जाता है। तो लिहाजा असल चीज ये है कि वी शुड असेस द नीड ऑफ द कस्टमर, कि इसकी नीड क्या है। तो नीड आइडेंटिफाई हो गई तो आधे से ज्यादा काम हो गया आपका। लेकिन सवाल ये है कि नीड असेस होगी कैसे। नीड असेस करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। सो रिसर्च में कुछ भी हो सकता है, सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू हो सकते हैं, ठीक है, या पहले से कोई रिसर्च रिपोर्ट मौजूद हो सकती है जिसमें से हम अंदाजा कर लें कि कस्टमर को क्या चाहिए। और फिर हमारा काम ये है कि वो चीज हमने ज्यादा महंगी नहीं होने देनी, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंटली करना है। ठीक है ना, जैसे गाड़ियां बन रही हैं, अब गाड़ी तो अच्छी से अच्छी बन सकती है, ऐसी गाड़ी बन सकती है कि जिसको आप समंदर में ले जाए तो वो जो सबमरीन बन जाए, और वो आप एयरपोर्ट पे ले जाए तो जहाज बन जाए।
आपने देखी होगी जेम्स बॉन्ड की मूवीज में। लेकिन बात असल में ये है कि ये काम नहीं, काम ये है कि इसको हमने कॉस्ट इफेक्टिव भी करना है। इतना कॉस्ट इफेक्टिव करना है कि हमारा कस्टमर जो है वो इसको खरीद भी सके। ये नहीं है कि ये सिर्फ बन गई है अब खरीद लो। अच्छा, और ये काम में सिर्फ कॉस्ट पूरी नहीं करनी हमने, हमारे साथ स्टेक होल्डर अटैच है, हमारे शेयर होल्डर है। अगर हम कॉस्ट मीट करेंगे तो शेयर होल्डर तो नाराज हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हमारे साथ जो है हमारे सप्लायर हैं, ठीक है, बैंकर्स हैं। हमने इन सब की भी जरूरतें पूरी करनी है, लिहाजा हमें ये काम करना है प्रॉफिटेबली, ताकि मुनाफा कमाए और अपने स्टेक होल्डर्स को टाइम पे पेमेंट करें। तो ये है मार्केटिंग का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने रखा। अब बात ये आ जाती है कि अगर मार्केटिंग के बारे में आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि मार्केटिंग इज मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप सब बच्चे सी के हक में वोट देंगे, मुझे पता है कि इसका मतलब है एंटीसिपेट करना नीड को और मीट करना उसको। तो देखिए इसके बाद आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का सारा कॉन्सेप्ट कभी भी किसी बीएससी स्टूडेंट से भी पूछते हैं ना मार्केटिंग, वो भी गलत बता रहा होता है। एक्चुअली इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो 7 C's का है, और जो इसका एंशिएंट व्यू है, पुराना व्यू है, वो 4 P's का है। असल में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम अगर पुराने तौर को देखते हैं, दौर में मार्केटिंग डेवलप हुई है, कोई ये भी कोई 9, उस दौर में इंसान जो है वो अपने पैसे का 75% जो है वो गुड्स पर खर्च करता था, और 25% से भी कम जो है वो सर्विसेज पर। इसलिए वो जमाना 4 P's का था, क्योंकि 4 P's का ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ है। लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में जो है आप ये कह सकते हैं कि आज के दौर में इसके उलट है। आज के दौर में सिर्फ 25 से 35% पैसा हम खर्च करते हैं गुड्स पे, बाकी सारा सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। वो क्यों? इंटरनेट सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, होटलिंग सर्विसेज है, टूरिज्म सर्विसेज है, केबल नेटवर्क सर्विसेज है। तो आज सर्विसेज पे ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए आजकल ये जो 3 P's हैं इनकी बड़ी अहमियत है जो सर्विसेज के लिए। तो ये 3 P's जो हैं ये सर्विसेज के लिए हैं, और ये जो 4 P's हैं ये प्रोडक्ट्स के लिए, चीजों के लिए। ठीक हो गई जी बात? अब इसमें से जो एक ही वक्त में हम प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों प्रोड्यूस अगर करें, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके साथ सर्विसेज भी अटैच हैं, ठीक है जी, तो फिर ये 7 P's बन जाते हैं। और इसकी मिसाल मैं यूं दे सकता हूँ कि अगर एसी भी खरीदने जाओ ना, तो वो लोग एसी भी कहते हैं लाके देके जाएंगे, तो सर्विसेज तो आ गई। फ्रिज भी खरीदने जाओ तो फ्रिज सीढ़ियां चढ़ा के आपके अपार्टमेंट में रख के चला के देके जाते हैं। तो लिहाजा अब 7 P's आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में भी सर्विसेज लाजमी है। अच्छा, अब इसके बाद बात आ जाती है जी कि अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों हुई और ये बन गया 7 P's, ठीक है जी, तो 4 P's एंड 7 P's, ये 7 P's में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कह सकते हैं ये हमारा मार्केटिंग मिक्स। अब उसके अंदर दोनों को ही पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले छोटी चीज कहते हैं पहले पढ़ा देनी चाहिए। तो सर्विसेज जो है वो जरा स्मॉल है कॉन्सेप्ट, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सर्विसेज से में यहाँ पे जो चीज आती है वो है आपका 3 चीजें,
पीपल, प्रोसेस एंड एविडेंस। तो मैं इसको यहाँ पे अलग कर देता हूँ, पीपल, प्रोसेस एंड एविडेंस। देखिए मैं इसके अंदर मिसाल दे सकता हूँ, बड़ी अच्छी मिसाल हॉस्पिटल की, ठीक है जी। तो हॉस्पिटल जो है आप ऐसे में जाएंगे जैसे लाहौर में, आप, मुझे नहीं पता आपका शहर कौन सा है, लाहौर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल का बड़ा नाम है। तो उसकी वजह क्या है, कहते हैं कि जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं ना लाहौर के, बड़े डॉक्टर्स, वो बैठते हैं। इसका मतलब पीपल की वजह से होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो आईबीए कराची का बड़ा नाम है, ठीक है जी। लम्स लाहौर का बड़ा नाम है और यूएमटी का बड़ा नाम है। हम पूछते हैं जी वो क्यों, वो कहते हैं जी यहाँ पे प्रोफेसर्स बड़े अच्छे हैं, पीपल बड़े अच्छे। तो आईबीए हो गया, लम्स हो गया या यूएमटी हो गया, ये सारे के सारे जो हैं क्यों पॉपुलर हैं, चूंकि यहाँ पीपल बड़े अच्छे हैं। इसी तरह मैं मिसाल दे रहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए, क्या आप कहते जी हमारे बाबा जी बीमार है, इनका इलाज कराना है, तो आप कहेंगे जी हमने ऐसे हॉस्पिटल जाना है जहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हो, स्टाफ अच्छा हो, नर्सें बड़ी अच्छी हो, बड़े सॉफ्ट हैंड से इंजेक्शन लगाती हूँ, बदतमीजी ना करती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोसेस अच्छा हो। फिर प्रोसेस क्या अच्छा है, प्रोसेस है कि जनाब एक नंबर डाल दिया आईडी कार्ड, तो बाबा जी का सारा रिकॉर्ड आ गया कि बाबा जी का 25 साल की उम्र में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, फिर बाबा जी का जो है वो 40 साल की उम्र में बाबा जी का जो है वो साइनस का ऑपरेशन हुआ था, साइनस का प्रॉब्लम हुआ था। इससे पहले तो पूरी हिस्ट्री निकल, और उसके बाद वो कहें जी बाबा जी आपके नहीं मारे हैं, आप जाए, आप सिर्फ फीस भरें, दवाइयां हम खुद लेंगे, बात हम खुद देंगे, और जब फिट हो जाएंगे आपके घर भेज देंगे। ये है प्रोसेस, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी हम जाते हो, कहते जी आपने किताब कोई नहीं लेनी, आप जब आएंगे ना क्लास में, नोटबुक वहां पड़ी होगी, हैंड आउट डेली बना पड़ा होगा, टीचर हैंड आउट बना के लाएगा, वहीं पढ़ेंगे, वहीं पे बात होगी, आप कहेंगे वाह जी वाह क्या बात है, निजाम बड़ा हाल है। अच्छा, अब आप मांगेंगे फिजिकल एविडेंस, आप कहेंगे जनाब इसकी कोई फिजिकल एविडेंस भी तो दे ना, कि फिजिकली ये साबित हो कि ये जो है वो वाकई कोई बेस्ट सर्विसेज आपने आज तक दी हैं। तो उसके लिए वो टेस्टिमोनियल्स, ऐसे लोग जो सामने आके कहें कि हाँ जनाब इन्होंने जो है हमें इलाज किया और बड़ा फर्क पड़ा। तो वो कहते हैं कि अच्छा जी आपके गली के साथ वाले घर में एक बाबा जी आए थे, उनकी उम्र 75 साल थी, आप जाके पूछ लें, हमने इलाज किया था। आप जाते हैं, वो कहते जी 75 साल, ओए होए। आप देखते हैं बाबा जी क्रिकेट ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, बाबा जी क्रिकेट ग्राउंड में फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं, हाँ जी, स्पीड जा रही है 140 पे, तो 140 की स्पीड पे गेंद करा रहे हैं बाबा जी। आप कहते हैं हाँ यार ये है, हमारे भी बाबा जी ऐसे हो रहे हैं कि सेंट्रल फॉरवर्ड खेले हॉकी की टीम में। तो आप कहेंगे हाँ यार ये टेस्टिमोनियल हो गया, ये बात पक्की है, ये वाकई अच्छा हॉस्पिटल है, दाखिल करा दो। तो ये है बच्चों जो इसको कहते हैं पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जहां तक ताल्लुक है, अगर आप कहेंगे इस सारी चीज को ओवरऑल, तो ये आपका एक साइड मुकम्मल हो जाती है, जिसे आप कहते हैं सर्विसेज का वाला एरिया, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट, लेकिन अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों है तो आप याद रखिएगा दोनों जमा हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट बन जाएगा 7 पीस का। अब यहाँ पे आपके साथ बात अगर की जाए कि जी बात ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि द यूज ऑफ बेसिक रादर देन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, यानी मैं एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स का बात नहीं कर रहा, मैं एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स की बात नहीं कर रहा, यूज ऑफ बेसिक यानी बेसिक की बात कर रहा हूं। मिक्स इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन ए कंपनी, तो ऑप्शन लेनी पड़ेगी कि कब बेसिक 4P वाला जो है मॉडल यूज होगा।
तो 4P वाला मॉडल कब यूज होगा जी? शाबाश। देख लेते हैं आप क्या जवाब देते हैं। हमजा ए जवाब नहीं बनता मेरे ख्याल सर। जोर सोच। सर क्वेश्चन रीड कर रहे, दोबारा ले आओ। क्योंकि ए इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अगर आप ए बनाते हैं तो ये डायरेक्ट विद कंज्यूमर सच एज सुपरमार्केट, ये तो सेलिंग है। सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, सेलिंग तो सर्विसेज होती है। सेलिंग तो सर्विसेज होती है। तो फिर क्या ऑप्शन लेना चाहिए मुझे? शाबाश, बी ऑप्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑप्शन बी सही है। देखिए, स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो तब प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट आएगा तो 4P आएगा। ठीक हो गई बात? तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की है? कंप्यूटर कंपोनेंट। तो ये करेक्ट हो गई बात। ठीक हो गई जी बात? तो ये करेक्ट हो गई। अच्छा, एक तो बात ही होगी। अब इसमें एक सवाल और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? तो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है, वो कौन सा है? फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस सर, सुन रहे हो सर? तो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट आप पीछे कह रहे हैं कि सर हमारे नजदीक जो है ना यार, एक मेरे काबू में हसन सर सुन ही नहीं रहा। कहाँ चले जाते हैं कमेंट, पेन ड्राइव्स की तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता। फिजिकल एविडेंस नहीं सर? जी बिल्कुल। फिजिकल एविडेंस जी जी ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन सही सा है सर, थैंक यू सर। मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा नहीं है भाई? जवाब नहीं आ रहा कोई। जी डी बिल्कुल सही कहा आपने, हिना सही कह रही है, कोमल सही कह रही है कि डी बिल्कुल सही है। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, पब्लिक रिलेशन इसमें कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पीपल है, प्रमोशन है, फिजिकल एविडेंस है, कहाँ है? पब्लिक रिलेशन तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर पीपल है, मार्केटिंग। प्रोसेस है, फिजिकल प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। तो पब्लिक रिलेशन नहीं है, साहब चुप हो लिहाजा जाओ। आपका अंदाजा पब्लिक रिलेशन ही नहीं लगता। नहीं, ठीक हो गया, गुड हो गया जी। अब चलते हैं जी, मैं कहूं कि मैंने सर्विसेज वाला काम डन कर दिया है, यानी मैंने पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप ये मानते हैं कि आपको समझ आ गई है तो फिर आपके कमेंट्स बॉक्स में एक जी आ जाएगा, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, तो ये जो जी है ये बड़ा हेल्पफुल होता है, पता लग जाता है कि बच्चे सुन भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सादिया बेटी तबीयत काफी बेहतर है, बस अभी स्टीम ली है आपका लेक्चर शुरू करने से पहले, और वो जरा जल्दी में ली है तो उससे सांस फूल गए। अच्छा जी एहसान, बड़ा इस बेटा सिंपल सी बात है कि पीपल, जब सर्विसेज की बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। अगर यूनिवर्सिटी है तो प्रोफेसर कैसे हैं, और यहाँ पे प्रोसेस कैसे चल रहा है, यानी काम करने का तरीका कार क्या है। और दूसरी बात यह है कि फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं कि कोई ऐसे लोग हों जो टेस्टिमोनियल का काम करें, कि वो बताएं कि हाँ जी इनसे हमने सर्विसेज ली थी और बड़ी अच्छी सर्विसेज हमें मिली। ये तीन बातें। तो अगर ये डन हो गया तो आगे चलते हुए लगता है कि जो
एहसान है ना, ये लेट आया क्लास में, है ना। अच्छा चले, सही हो गई बात। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि अगर ये बात समझ आ गई है तो अब हमें चलना चाहिए प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में हमने 4 पीस पढ़ने, एक हमने पढ़ना है प्रोडक्ट, एक हमने पढ़ना है प्राइस, और एक हमने पढ़ना है प्लेस, और एक हमने पढ़ना है प्रमोशन। ये हमने FOM में भी पढ़े थे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। हर प्रोडक्ट को ना एक डेफिनेशन की जरूरत होती है, इसलिए कि जब हमने प्रोडक्ट ऑफर करना है तो सारी बात है हमें प्रोडक्ट ऑफर करते वक्त लाजमन उसकी एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ताकि हम जब प्रोडक्ट बनाएं तो प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त हमें ख्याल रहे। सॉरी, ये सर की कॉल आ जाती है, इसलिए मैं आजकल खबर लेने वाले दोस्त यार भी हैं तो उनको भी मैं मतलब खबर देनी होती है। अच्छा नहीं, हम चलते हैं अपनी बात पे। बात ये कि जो कोर बेनिफिट्स हैं सर्विसेज के, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें मिसाल चाहिए समझने के लिए कि जी प्रोडक्ट डेफिनेशन कैसे बनेगी। अब जो प्रोडक्ट डेफिनेशन की आप बात करते हैं ना, तो इसके अंदर मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, जब तक कोई चीज बनानी है हमने और उसके मुतालिक फीचर नहीं लिखे तो फीचर लिखेंगे वो डेफिनेशन हो जाएगी। भाई फर्ज कीजिए हम दो चीजों की मिसाल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं कार, ठीक है जी, हम कार बना रहे हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं सोप, ठीक है जी, सोप ले लेते हैं, बाथ सोप ले लेते हैं। चले, तो ऐसा करते हैं कि पहले कार की बात करते हैं जी, कार बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, कार का कोर बेनिफिट क्या होता है? तो कार का कोर बेनिफिट होता है पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप, दुनिया का हर फीचर इसमें से निकाल हो और पिक एंड ड्रॉप निकाल दे, चले ना, तो ऐसी गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। यानी कोर बेनिफिट वो बेनिफिट है जिस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी तरह बात सोप है, सारा कुछ करे लेकिन जर्म किल ना करे। तो अगर जर्म किल नहीं करता तो फिर हमें उसका क्या फायदा। इसलिए बाकी चीजों पे कंप्रोमाइज शायद हो या ना हो, लेकिन कोर बेनिफिट पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये उसका बुनियादी फायदा है। गाड़ी को चलना चाहिए, जहां से चाहे जहां चाहे वो पहुंचाए चले, और साबुन को जर्म किल करनी चाहिए। अब दूसरी चीज आ गई कि सिर्फ कोर बेनिफिट से प्रोडक्ट नहीं बिकता। प्रोडक्ट के लिए उसका एक ब्रांड नेम चाहिए होता है। कोई टोयोटा है, कोई होंडा है, कोई फोर्ड है, क्या चीज है, तो ब्रांड नेम भी चाहिए। फिर उसके अंदर कुछ फीचर्स चाहिए। स्पीडोमीटर कैसा है, एसी है नहीं है, हीटर है नहीं है, फॉग लाइट है नहीं है, डेक सिस्टम है नहीं है, ये सारी बातें आम है। इसमें से कौन सी चीज है जो निकाल लें तो काम चल जाएगा, लिहाजा जरूरी है। अब आज की गाड़ी बिकती किस पे है? डिजाइन पे, स्टाइल पे। देखे जी, लोग सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही लगाते हैं, वो जी गाड़ी बड़ी अच्छी है जी, टोयोटा यारिस लॉन्च हुई ना, मुझे नहीं पता आगे चल के क्या हुआ। होंडा सिटी का पहले रिस्पॉन्स बड़ा बुरा आया था, पर्टिकुलरली वो जो डी शेप आई थी ना, उसका बहुत बुरा लोगों ने कहा था। उन्होंने कहा जी ये कोई गड्डी है तो बोनट ही नहीं का, तो लिहाजा बोनट होता है वो जहाँ इंजन होता है, बोनट ही नहीं है। तो मुझे याद है मैं चला रहा था तो एक दोस्त ने कहा यार ये कोई गाड़ी ली है, इसका तो बोनट ही नहीं है। तो मैंने उसे जवाब दिया मैं गाड़ी अंदर बैठ के चलाता हूँ, बोनट पे नहीं बैठता। तो यू सी, डिजाइन एंड स्टाइल बड़ा मैटर करता है। अब आगे आ जाती चीज क्वालिटी। क्वालिटी एक लंबी बात है। क्वालिटी मैंने पढ़ेंगे तो आप क्वालिटी पढ़ चुके हैं, फीचर क्या है, क्वालिटी में फीचर भी आते हैं, फ्रेग्रेंस भी आती है, क्वालिटी में एस्थेटिक्स भी आते हैं, क्वालिटी के अंदर ड्यूरेबिलिटी भी आती है, क्वालिटी के अंदर रिलायबिलिटी भी आती है, क्वालिटी में रिपेयरेबिलिटी भी आती है। ये सारी बातें आप इंटरप्राइज मैनेजमेंट के शुरू के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अब पैकेजिंग जाहिर है गाड़ी का मसला नहीं था, इसलिए दूसरी मिसाल मैंने ले ली थी साबुन की। ये भी मैटर करता है कि इसकी कितनी दिलकश पैकेज है, पैकिंग कितनी अच्छी आपने की, हाउ इट्स लुक लाइक, ये देखने में कैसा लगता है।
जाज़िब नजर है कि नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके पैकेज के बाहर है। अच्छा, तो ये देखिए, जो इसकी दो डेफिनेशन होगी, एक इसकी कोर डेफिनेशन होगी, एक इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर ये गाड़ी और फ्रिज है तो इसको एक और डेफिनेशन की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड डेफिनेशन, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड में क्या है कि गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, इसके साथ कोई वारंटी है कि नहीं है, ठीक है जी, और इसके साथ कोई डिलीवरी या क्रेडिट टर्म्स बनती हैं, और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी कोई है कि नहीं है। जैसे आजकल बड़ा नाम है किया पिकांटा का। किया पिकांटो कहते हैं जनाब कि हम, मेरा ख्याल है 1,00,000 किलोमीटर और 5 साल की वारंटी दे रहे। ये बहुत बड़ी वारंटी है मेरे नजदीक। 1,00,000 किलोमीटर जो है एवरेज, अगर कोई बड़ा अच्छा यूजर है तो 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मेरा ख्याल है कि मैं बड़े बेस्ट यूजर हूं तो मैं साल में 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ। इसके अंदर ट्रेवलिंग आउट ऑफ सिटी भी है, ठीक है जी। और अगर आप मतलब मेरी, वो आपको बताएगा कि 1,00,000 बहुत है, यानी कि 4 साल तक आप समझेंगे गाड़ी आपकी जो है वो गारंटी में। anyway, तो ये बच्चों जो हम बात कर रहे थे, इन जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ दी हुई है। ये रही कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ये आपने यहाँ से पढ़नी है। तो इसकी दो डेफिनेशन थी, एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन चाहिए और एक प्रोडक्ट पोजीशनिंग चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई है कि कोर बेनिफिट क्या है, फिर उसके फीचर्स क्या है, उसके अंदर स्टाइल क्या है, उसका ब्रांड क्या है, और फिर क्या उसके साथ कोई गारंटी वारंटी भी है, कोई इंस्टॉलमेंट भी है कि नहीं है। तो मुझे लगता है ये तो समझ आ गया। तो प्रोडक्ट पोजीशन 3 चीजों पर थी, जैसे कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड। लेकिन प्रोडक्ट पोजीशन का मतलब ये है कि आप कंपेटिटर के प्रोडक्ट के मुकाबले में अपने प्रोडक्ट को किस पोजीशन पर रखते हैं। जैसे कि अगर उसके पास बड़ी गाड़ियां भी हैं, उसके पास बुलान डब्बा भी है, तो क्या आप इसको बुलान डब्बे का मुकाबला कराएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसकी निस्बत जो है वो अपने जैसे किसी प्रोडक्ट के साथ टक्कर दी जा सकती है। लिहाजा ये जो है, ये है हाउ प्रोडक्ट कैन बी कंपेयर्ड, पोजीशनड एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। कि किस तरह प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में पोजीशन किया जाता है और किस प्रोडक्ट के मुकाबले में आप इसको लाते हैं। एक आधा सवाल भी पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि A Limited manufacture and sells board games. It is currently considering the packaging, quality and design of the board games as a part of strategic review. What element of marketing mix in A Limited reviewing? ये किस 4 P's में आप ऐड करेंगे? He is talking about packaging, quality and design. So, quality, डिजाइन। तो आप ये कहेंगे तमाम बच्चे कि सर इसको हम ए में कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसकी दो वजूहत है, एक तो आपने भी पढ़ा ही एक ही, और दूसरी बात ये है कि अभी आपने पढ़ा है कि जो पैकेजिंग है, क्वालिटी है, डिजाइन है, ये सारा प्रोडक्ट में। अब आगे आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग की जब आप बात करते हो तो एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि प्राइसिंग जो है, इसमें 4 फैक्टर कंसीडर होते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। एक होता है कॉस्ट। कोई भी फर्म कॉस्ट से नीचे सेल नहीं करेगी, पहली बात। नो फर्म विल सेल बिलो द कॉस्ट। दुनिया की कोई फर्म कॉस्ट से नीचे सेल नहीं करती, पहली बात। दूसरी चीज, हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में गोइंग रेट क्या है,
किस रेट पर बाकी कंपेटिटर बेच रहे हैं। तो अभी जैसे मुख्तार ने बात की कि अगर नया प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास ये सहूलत ही नहीं होगी, कॉस्ट तो होगी, कंपेटिटर की सहूलत नहीं होगी, वो फिर हमें खुद असेस करना पड़ेगा। लेकिन जनरलाइज केस के अंदर कॉस्ट से बिलो तो बेचेंगे नहीं, यू कैन नॉट सेल बिलो कॉस्ट, कैन नॉट सेल बिलो कॉस्ट, आप कॉस्ट से नीचे नहीं बेच सकते। लेकिन दूसरी चीज ये है कि कंपेटिटर जो है उसका रेट क्या है, गोइंग रेट क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ मच, ये मैंने पॉकेट बनाई है अपनी तरफ से, हाउ मच मनी इज द पॉकेट इन द कस्टमर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के पास सरप्लस पैसा है और वो कितना पे कर सकता है, हाउ मच लाइक टू पे, वो कितना पे कर सकता है। अब ये है तीन बातें, पहली बात कॉस्ट क्या है, तो दूसरी बात कंपेटिटर की है, और जो तीसरी बात है वो कस्टमर की पॉकेट की है। अब आ गई आपकी चौथी बात। चौथी बात ये है कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली बात ये है कि मतलब मैंने जो कुछ देखा है मैं तो वो शेयर करूंगा ना, कोई एक दो एग्जांपल्स। अब देखिए कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में बात होती है लो कास्ट स्ट्रेटेजी, लो कास्ट लीडर इसको कहते हैं। इनका एम ये होता है कि लो कास्ट बनाओ और लो प्राइस पे सेल कर दो, ये स्ट्रेटेजी है, लो कास्ट लो प्राइस। और ये स्ट्रेटेजी को मजाक ना समझिएगा, इस स्ट्रेटेजी पे दुनिया हिला के रख दी जापान ने, टोयोटा, होंडा, सुजुकी सब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, सस्ता बनाओ सस्ता बेचो। दुनिया में जापान से सस्ती गाड़ी कोई नहीं बनाता। हाँ अब चाइनीज आए, कोरियन आए, वो उनकी स्ट्रेटेजी को कूप अप करते हैं, लेकिन अभी तक भी जापान जो है सस्ते में भी अच्छी क्वालिटी देता है। अच्छा तो लो कास्ट है, वरना अदरवाइज जिस जमाने में आप 60s को देखिए ना, पाकिस्तान में 60s को पाकिस्तानी वॉक्स फैन चलाते थे, पाकिस्तानी ब्रेडफोर्ड का ट्रक खरीदते थे, उसकी वजह मेरा हाल है 4.5 से 12 रुपए के अंदर अंडर डॉलर था, 4-4.5 रुपए का डॉलर था, और 12 रुपए तक गया वो अयूब खान के दौर में, और बड़ी खप डली गई यार, 3 गुना महंगा कर दिया। तो यू सी लो प्राइस एंड लो कॉस्ट लीडरशिप, सस्ता बनाओ सस्ता बेचो। अगर जापानीज गाड़ियां ना बनाते तो हम तो गाड़ियों के हथों रह जाते, जितना डॉलर महंगा हो गया। अब हम अमेरिकन गाड़ी खरीदने का तो हम सोच भी नहीं सकते, या जर्मन का आम बंदा तो नहीं सोच सकता। अच्छा तो एक स्ट्रेटेजी है, दूसरी है क्वालिटी लीडरशिप। क्वालिटी लीडरशिप ये है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना है क्वालिटी का और हाई प्राइस चार्ज करनी, ठीक है जी। ये स्ट्रेटेजी मर्सिडीज की है, BMW की है। तो स्ट्रेटेजी भी मैटर करती है, ऑब्जेक्टिव भी मैटर करता है कि आपने स्ट्रेटेजी क्या रखी है, अपनी ऑब्जेक्टिव क्या बनाया है। तो 4 बातें, कॉस्ट से नीचे नहीं बिकेगी, कंपेटिटर की प्राइस का एनालिसिस होगा, कस्टमर की जेब में पैसे कितने और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये हो गई 4 बातें। पहली चीज तो ये, अगर तो ये 4 बातें समझ आ गई तो एक जी लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक होगी बात। तो ये 4 फैक्टर हम कंसीडर करेंगे, ठीक होगी बात। अच्छा अब जो है हम अगर कहेंगे जी जो है आज तक कंपनीज ने कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो की, तो बहुत सारी की, मैं नहीं कहता यही वाली, बहुत सारी की, लेकिन इसमें से एक लिस्ट आपके सामने, एक लिस्ट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये असल में होता है पुराना सेठ कल्चर। ये पुराना सेठ कल्चर आपने देखा होगा कि सेठ साहब के पास मजदूर जाते हैं या मैनेजर साहब जाते हैं और जाके कहते हैं कि सेठ साहब ये कुर्सी बनाई है कितने की बेचनी। सेठ साहब कहते हैं यार मुझे नहीं पता कितने की बेचनी,
मुझे हर कुर्सी पे ना एक मार्कअप चाहिए, मुझे हर कुर्सी पे 200 रुपये मुनाफा चाहिए, बात खत्म होगी। तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस मार्कअप। जितनी कास्ट आ जाए उसमें 200 रुपया मेरा है, तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कुर्सी बनी अगर 800 रुपए की, तो 200 रुपया आपने ऐड कर दिया, हमारे एंटरप्रेन्योर साहब ने जो मुनाफा कहा 1000 रुपए की बिकी। कास्ट 1000 रुपया हो गई 1200 की हो जाएगी, कास्ट 1200 हो गई 1400 की हो जाएगी। दिस इज सिंपल प्राइसिंग। एक तरीका है जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। लो प्राइस करके चीज को बेच दो ताकि मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। आज के दौर में मुझे कोई ऐसी फर्म नजर कम ही आती, काश के कोई हो, कोई एक हो, चाहे कि पत्ती वाले हो जाए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। सो लो प्राइस करके मार्केट शेयर गेन कर लो, तो ये चीज हो जाती है। अब जो उसके बाद चीज आ जाती है वो है परसीव क्वालिटी प्राइसिंग। अब जो परसीव क्वालिटी प्राइसिंग है वो ये चीज है कि क्वालिटी को आप परसीव क्या करते हैं। यानी यूसी अगर मैं कहूं कि जहन में ये रखना है प्राइस देते वक्त कि ऐसी प्राइस ना दे देना कि लोग समझे इसकी क्वालिटी पुअर है। तो कहता है ए हाई प्राइस इज सेट टू रिफ्लेक्ट क्रिएट एन इमेज, कि एक बॉल पॉइंट है और आपने उसकी प्राइस रख दी 5 रुपए, तो जैसे ही कोई कस्टमर लेने जाएगा तो आम आदमी कहेगा कि मैं तो रोज 10 रुपए की लेता हूँ, आप देंगे ये लो यार बॉल पॉइंट, तो कितने का? 5 रुपए का। साथ ही गए यार जरा अच्छे वाला दे दो, ये रख लो। क्यों? क्योंकि उसके मिनिमम प्राइस 10 रुपए है। अगर आप 5 रुपए रखेंगे तो वो उसको इंफीरियर समझेगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि प्राइस इतनी रखो कि दूसरा समझे यार इसमें जरूर कोई क्वालिटी। ठीक है जी, दूसरा समझे कि यार इसमें जरूर कोई क्वालिटी है। तो एक होगी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कि कॉस्ट के साथ कुछ एड इन वैल्यू। दूसरी होगी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसके अंदर आप सस्ता करके बेच देते हैं। और तीसरी हो गई क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग, के जो क्वालिटी आप परसीव करते हैं ना आपने, वो उसको देनी। अब ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी हुई है। एक ही प्रोडक्ट की 2 डिफरेंट प्राइसेस। जैसे प्रेंटाइज हॉल एक बुक सेलर है, वो फेयर प्राइस पे देता है एशिया में किताबें, सस्ती देता है इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन यूरोप और अमेरिका महंगी बेचता है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। गोइंग रेट का अभी मैंने जिक्र किया था। गोइंग रेट ये है कि जो मार्केट में चल रहा है वही हम बेच देते हैं, सेट टू मैच कंपेटिटर्स, जो कंपेटिटर्स की प्राइसेस है। लेकिन इसमें मैं जंप करके एक आगे जा रहा हूं, लॉस लीडर। अब जो लॉस लीडर है ये वो है, ये याद रखिएगा, लॉस लीडर मुसलसल नहीं लॉस कर सकता। किसी वक्त किसी को हराने के लिए या किसी को मार्केट से भगाने के लिए वो कॉस्ट से भी नीचे बेच देता है, लेकिन हमेशा के लिए वो ऐसा नहीं करेगा। इसका मकसद ये है कि इस वक्त मार्केट में मैं जंप इन कर जाऊं, लो कास्ट पे ले जाऊं, सस्ता बेच दूं और भगा दूं सारों को। और जब सारे भाग जाएंगे फिर क्या करेगा? जाहिर बात है अपनी छुरी चाकू निकालेगा, ये सॉरी अपनी पॉलिसी निकालेगा और फिर प्राइसेस बढ़ा देगा। जाहिर है वो पागल थोड़ी है कि सस्ता करके हमेशा के लिए बेचेगा। तो इसको कहते हैं लॉस लीडर। अब आगे बात आप लोगों की कि जो मैंने 2 चीजें छोड़ दी, एक प्राइस स्कीमिंग और एक कैप्टिव प्राइसिंग। ये अभी मैं रोक रहा हूं, पहले मुझे ये इंश्योर हो जाए कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 आपको समझ आ गई। स्कीमिंग प्राइसिंग ये है कि हमेशा नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, नया मॉडल लॉन्च करो बल्कि, और सबसे पहले अपर क्लास को स्कीम्ड ऑफ करो। उसके बाद उससे मिलता जुलता मॉडल लो और उससे निचली क्लास को स्कीम्ड ऑफ करो, फिर उसके बाद उससे नीचे। ये स्ट्रेटेजी जो है
किसकी है कि पहले नया मॉडल लाओ तो सबसे ऊपर वाली क्लास को बेचो, फिर उसके बाद फिर नया मॉडल लाओ, फिर वो मॉडल के 2 फीचर कम करके नीचे कर दो, एक और नया मॉडल ला के ऊपर रख दो। तो ये किसकी स्ट्रेटेजी शाबाश आजकल चल रही है, बड़ी मशहूर स्ट्रेटेजी है, बताएगा कोई बच्चा किसकी है ये स्ट्रेटेजी? जी शाबाश, सैमसंग तो सेकंड है इसमें। ये स्ट्रेटेजी आईफोन की थी, स्ट्रेटेजी आईफोन की थी, लेकिन सैमसंग गालिबन उसका कोई प्रोडक्ट सप्लायर था या उसका कोई कंपोनेंट सप्लायर था, तो इसने सारा कुछ उसी से बारो कर लिया। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा, लेकिन इसमें एक वहम भी बच्चों को हो जाता है। मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने जवाब में कुछ यूं लिखा जिससे मुझे अंदाजा हुआ, वो ये समझ रहा है मैं सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ कि पहले महंगा होता है फिर दूसरे के हाथ बिकता है तो सस्ता हो जाता है तीसरे। मैं सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहा, मैं नए मोबाइल की बात कर रहा हूँ कि जो लीड मॉडल है वो महंगा, फिर थोड़े से फीचर कम करके जो 6 माह पहले आया था वो थोड़ा सस्ता, और जो साल पहले आया था उसमें एक फीचर और कम किया वो उससे सस्ता। यानी इस वक्त अगर आप सैमसंग की बात कर लें तो मेरा ये जाती अंदाजा है कि 20,000 रुपए से एक मॉडल शुरू हो जाता है मिनिमम, और 1,60,000 रुपए तक आई थिंक उसके मॉडल्स हैं जो मैंने देखे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये है, इसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसेस, के स्कीम्ड ऑफ करते जाओ ऊपर वालों को। फसल वो थ्रेशर का असूल, पहले ऊपर वाली फसल दाना कटेगा, फिर अगला ब्लेड उससे नीचे जाएगा, फिर अगला ब्लेड उससे नीचे जाएगा, तो आखिर में जाके वो गरीब आदमी को भी उन्होंने दे ही देना कुछ ना कुछ उसका। तो ये है प्राइस स्कीमिंग। अब आ जाते कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग ये है कि दो चीजें बेचो, एक चीज सस्ती दे दो, दूसरी चीज महंगी दे दो। मिसाल के तौर पे प्रिंटर, पर्टिकुलरली इंकजेट प्रिंटर मिलेगा कितने का जी? अब नहीं मुझे पता एग्जैक्ट, लेकिन तकरीबन 3,000 रुपए का जी। आप बड़े खुश होंगे यार, इंकजेट प्रिंटर 3,000 रुपए घर लाएंगे, 200 कॉपी प्रिंट होगी, कॉटरेज खत्म। कॉटरेज लेने जाएंगे आप खुशी खुशी, यार 3,000 रुपए का इंकजेट है, 200 की होगी कॉटरेज, 600 की होगी, 500 की होगी। वहां जाकर पूछता है कॉटरेज कितने को, कहता है जी 3500 रुपए की। आप रोने लग जाते हैं, यार 3,000 का तो नया प्रिंटर है, कॉटरेज 3500 की क्यों है? तो वो आप कहते हैं यार नया प्रिंटर फिर ले लूंगा वगैरह, फिर नया ले लो, फिर 200 पे बंद हो जाएगा। अगर चलाना है तो एक्चुअली उसके अंदर हमने थोड़ी सी स्याही डाल के आपको सैंपल दिया था। कॉटरेज इसकी 3500 रुपए की है, दो, एक कलर्ड और एक ब्लैक एंड व्हाइट। ये होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइस। ग्लूकोमीटर जो शुगर चेक करने वालों का अक्सर कंपनियां सस्ती बेचती हैं, लेकिन जब स्टिक लेने जाते हैं तो डबल पैसे ले लेते हैं। इसको कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। अच्छा, बाद में फिर वो जनाब अच्छे खासे उस पर पैसे लगते हैं, फिर लगता है पता कि जनाब क्या भाव पड़ रही है, तो दिस इज कॉल्ड कैप्टिव प्रोडक्ट। अब स्कीम्ड प्राइस स्कीमिंग क्या है कि जी स्कीम्ड ऑफ करते जाओ ऊपर वाले लेवल को, फिर नीचे वाले पे आ जाओ जी। और जो है आपका क्या नाम लेते हैं यूसी, जो आपका है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, दो जॉइंट प्रोडक्ट हैं, जो इनिशियल प्रोडक्ट है सस्ता दे दो और अगला प्रोडक्ट उठा के महंगा कर दो, तो बंदा रोए या जो मर्जी करे, खरीदेगा तो सही। फिर क्या ख्याल जी? अगर ये समझ आ गई है तो ठीक है, आगे चलते जी, कर लेते हैं हम इस सवाल के ऊपर। सवाल है, A business is planning to launch a new product. It plans to sell this product in the Europe and America, but will charge more in America as it is feel American customer will be willing to pay more. What type of pricing strategy is business considering? इधर business किस किस्म की strategy consider कर रहा है? जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, हिना भी सही कह रही, सलमान भी सही कह रहे हैं। ठीक है कि ये है
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गई जी बात। अगला सवाल जी, प्रिंटर्स आर अवेलेबल टू बाय वेरी चीपली, however cartridges required to operate them are expensive. ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? शाबाश। Which strategy is this? बिल्कुल ठीक हो गई, ये है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। हमजा, अच्छा, वेरी राइट, इज अ कैप्टिव प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, जो है वो तीसरे वाले मामले की कि दो पीस हो गए प्रोडक्ट एंड प्राइस। अब आ जाते हैं प्रमोशन पे। सवाल ये है प्रमोशन क्या है। देखिए, इंसान बुनियादी तौर पे ना थोड़ा सुस्त वाक़या हुआ। एक बात होती है, पता लगती है, फिर वो जनाब उस पर तवज्जो देता है, फिर वो तो इंसान सुस्त है। लिहाजा आम तौर पे होता ये है कि आप फर्ज कीजिए एक बंदा गांव से आया है और बैकवर्ड गांव से आया है, अभी नया नया आया है शहर में, तो पहले उसे अवेयरनेस होती है एक दिन इश्तहार देख के कि ड्यूट्रेंट नामी कोई चीज है, अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए तो इंसान से स्मेल नहीं आती। ठीक है, वो लोग भी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहर की टेक्निक्स डिफरेंट। अवेयरनेस होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इंटरेस्ट जागेगा, फिर डिजायर होगी, फिर जेब से पैसे निकालेगा, एक्शन करेगा और खरीद लेगा। लेकिन इस सारे काम को अगर तेज करना है तो इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं। एडवर्टीजमेंट से अवेयरनेस जल्दी जागेगी, अगर अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट है तो इंटरेस्ट भी लाइव करेगी, डिजायर भी लाइव करेगी और एक्शन हो जाएगा। इस सारे काम को हम कहते हैं प्रमोशनल इशू, और इसको हम देखते हैं एडा में। तो एडा का मतलब यह है कि हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट कर रहे हैं इस सेंस में कि पहले अवेयरनेस पैदा हो, फिर बंदा उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेगा और फिर नेचुरली उसको खरीद लेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द एडा। अब रही बात जहां तक एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग में आप बच्चों को पहले तो ये पता लग गया कि प्रमोशन करते क्यों है, क्योंकि इंसान सोचता रहता है अच्छा ये चीज है, अच्छा करूंगा, फिर कभी इंटरेस्ट लाइव हुआ, अच्छा फिर देखेंगे, वो देखते देखते साल गुजर जाते हैं। लेकिन हम एडवर्टीजमेंट इसलिए बना देते हैं ताकि जो है हम इन द एंड जो है वो जल्दी नतीजे तक पहुंचे, इसलिए हम सेलिंग के लिए जल्दी रिजल्ट हासिल करें। तो इस एडवर्टीजमेंट जो है उसके तीन मीडिया है, जैसे टीवी है या इंटरनेट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये जो न्यूज़पेपर है इसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, और ये जो बिल बोर्ड है इनको हम आउटडोर मीडिया कहते हैं। हम तीनों यूज करते हैं आमतौर। अच्छा, सेल्स प्रमोशन है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा मोर्टीन का हम स्प्रे खरीदते हैं, साथ चेरी ब्लॉसम की एक पॉलिश लिपटी होती है, कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त ले लो। पिज्जा हट पे अक्सर होता है 12 बजे के बाद मिडनाइट मैडनेस शुरू हो जाती है, बाय वन पिज्जा गेट वन पिज्जा फ्री। मैं एक दिन 11:30 बजे पिज्जा खाने चला गया, उसने कहा सर आपके लिए स्पेशल ऑफर। मैंने कहा वो क्या? जो 12 बजे डील शुरू नहीं है आपके लिए आधा घंटा पहले। क्या तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो दिस इज बाय वन गेट वन फ्री। दूसरी चीज आ गई पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग है डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग यानी एक डोर से दूसरे डोर तक सेलिंग करने जाना। कि अक्सर आपने देखा होगा, आप अपने घर में बैठे हुए डीएचए में आराम से, बेल बजती है, मैंने अक्सर देखा है तो बता रहा हूं, तो दरवाजे पे 2-4 सेल्स लड़कियां लड़के हैं, सेल्समैन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए। आप पूछते हैं जी क्या काम है, वो कहते हैं जी आपका वॉशरूम किधर है, आप कहते हैं जी इधर है, वो भी भागे भागे वॉशरूम जाते हैं, आप भी भागे भागे वॉशरूम जाते हैं। वहां जाके वो कहते हैं अब आपको तो कमोड ही बड़ा गंदा है। फिर वो क्या करते हैं, उस पर हार्पिक लगाते हैं, हार्पिक लगाते हैं, फिर हाथ लगाते हैं, ची ची की आवाजें आती हैं, कहते हैं अब हुआ ना साफ। फिर उसके बाद वो आपको 2 डिटर्जेंट दे देते हैं, क्वेश्चनर फिल करा लेते हैं,
इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग, यानी कि भाई बात यह है लोग कहाँ आएंगे, सुनते हैं नहीं सुनते, हम खुद लेके एक दो डिटर्जेंट चले जाते हैं कि ये देखें कितने काम की चीज। तो दिस इज कॉल्ड डोर टू डोर सेल्समैन। ठीक है ना, जैसे वो एहसन आजकल आ रहा है इश्तहार में, आपने देखा होगा, तो कहती है एहसन, कहता है आपके लिए नया बाथरूम लाया हूं। नया बाथरूम, वो फिर कहते किसके लिए, आपके लिए। लेकिन वो देता कोई नहीं, वो एक डब्बा पकड़ाता है, वो लगाते हैं तो वो नया, वही पुराने बाथरूम नया होता है। अच्छा बच्चों, फिर आ जाती पर्सनल रिलेशंस। पर्सनल रिलेशन ये हम कहते हैं हम बेचने आए ही नहीं, हमने कुछ नहीं बेचना, हम तो सिर्फ आपके स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके लिए आपको बजट देंगे, वहां हम बिल बोर्ड अपने लगा लेंगे, इश्तहार लगा लेंगे। तो इससे रिलेशनशिप पैदा होते हैं, इंडस्ट्री में इमेज पैदा होता है। तो ये चीज आ जाती है पर्सनल सेलिंग। ये है बच्चों प्रमोशनल इश्यूज। अब आगे बात ये है कि सवाल आपसे कर लेते हैं। प्रमोशन इज अबाउट इंकरेजिंग कस्टमर टू बाय द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विसेज by moving them through 4 stages: action, awareness, desire, interest. Which is the correct order for the 4 stages? इस stages का correct order क्या होगा? जी बच्चों, मैं देख रहा हूं। जी शाबाश। तो अक्सर बच्चों ने जो है मुझे कहा है कि सर ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ए करेक्ट है। कि सबसे पहले अवेयरनेस होगी, उसके बाद इंटरेस्ट होगा, फिर डिजायर होगा, फिर एक्शन होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। प्लेस, ये चौथा पी है, ये हो गया तो काम मुकम्मल हो जाएगा। और वैसे हकीकत बात है कि भाई हिम्मत भी यही है कि इतना भी करा दो। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जी 2 तरह की सेलिंग है, एक है डायरेक्ट सेलिंग और एक है इनडायरेक्ट सेलिंग। इसके लिए बचपन से मैं एक ग्राफ देखता आ रहा हूं, मैं वो ग्राफ बना देता हूं, आप उससे समझिए, और जिसको ग्राफ समझ ना आया तो उससे माजरत। बात ये जी कि एक है मैन्युफैक्चरर, क्या जी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है जी, जो चीज बनाता है। और एक है जी आपका कस्टमर। अगर मैन्युफैक्चरर कस्टमर के साथ डायरेक्ट राब्ता कर ले तो ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये है डायरेक्ट सेलिंग। मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट बात कर ली कस्टमर के साथ। अगर मैन्युफैक्चरर ने बीच में डाल दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ये हो गए इनडायरेक्ट सेलिंग। अगर इसके बीच में उसने मजीद ये किया कि जो है होलसेलर को भी ऐड कर लिया, तो ये भी इनडायरेक्ट है। अगर इसके बीच में उसने रिटेलर को ऐड कर लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट है। तो इसके अंदर ब्लैक वाली लाइन से डायरेक्ट है, बाकी सारे इनडायरेक्ट हैं, जिसमें मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है। जिसमें मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है। जी बच्चों, तो ये हो गया जी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेलिंग। हाँ, ये याद रखना है आपने कि अगर बीच में ये आ जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि ऐसी सूरत में आप इसे कहेंगे ये
जो सारे के सारे बीच वाले हैं ये हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ठीक होगी बात? जो डीवीडी को वो अवेलेबल कर रहा है, तो वो डीवीडी को जो अवेलेबल कर रहा है, तो अवेलेबिलिटी का ताल्लुक जो होता है वो प्लेस के साथ होता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर देते हैं और आप सब बच्चों से पूछते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और कितना समझ आया। जी बच्चों, अब आपके सवालात और वही सवाल के आपको कितना समझ आया? ग्राफ समझ नहीं आया, वो नजर ही नहीं आया। स्टाफ था। सर ग्राफ शो ही नहीं हुआ। अच्छा, ग्राफ शो ही नहीं हुआ जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वरना कुछ समझ नहीं आया। जी? सर ग्राफ शो ही नहीं हुआ, ग्राफ बाकी तो क्लियर हो गया, उसकी वजह से वो तो पता ही नहीं चला क्या बाकी क्लियर हो गया। सर जी ग्राफ की नहीं समझ आई। जी अब सर सर आ रहा ग्राफ है। की समझ नहीं आई। अच्छा, मैं अभी कराता हूँ। देखिए, इसमें अच्छा एक सर, तो थैंक यू सर। आपने ये देखना है कि ये मैन्युफैक्चरर है यस सर। और ये है कस्टमर। अगर ये आपस में डायरेक्ट डील कर लेते हैं तो ये जो है जी, ये आपका होगा डायरेक्ट मार्केटिंग, या ये डायरेक्ट मार्केटिंग। एक तो ये अप्रोच है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट ही कस्टमर को जो है वो इन्वॉल्व कर ले। दूसरी चीज जो है वो ये हो सकती है कि बीच में होलसेलर ऐड कर ले। अगर होलसेलर ऐड हो जाता है, माइक बंद कर लीजिए सारे, तो ये जो है ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि दरमियान में एक होलसेलर है। वैसे आम तौर पे पहले डिस्ट्रीब्यूटर आता है गाड़ियों के मामले में, अक्सर पहले डिस्ट्रीब्यूटर आता है। तो गाड़ियों के मामले में अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर उसके बाद होलसेलर आ गया, और रिटेलर आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो है जी, होलसेलर ही अकेला डिस्ट्रीब्यूटर ही काम कर ले। किसी मार्केट में होलसेलर की जरूरत पड़ती, किसी में होलसेलर के साथ रिटेलर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो है कहलाएंगे मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। ठीक हो गई जी बात? तो ये है इनडायरेक्ट मार्केटिंग और ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। इसका हमने प्लेस में एडजस्ट किया है कि प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे होगा। जी बच्चों, अब क्लियर है? सर अब क्लियर है। अगर आप 3 माइक ऑन करेंगे, नहीं, पहले ऐसा करें कि एक एक करके करें, जैसे मतलूब अहमद कर लें पहले। नहीं सर, मैंने कहा ये क्लियर हो गया सर अब। जी ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद एमन शहजाद बात करना चाह रही हैं मेरे ख्याल में। एमन शहजाद बात यस करना सर, चाह रही क्लियर है। क्लियर है, ठीक हो गया। तो ये असल में मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट भी लगाया, फ्रैंकली स्पीकिंग, चूँकि मैं 2 लेक्चर्स मुसलसल बोलता हूँ, तो लास्ट एक लेक्चर पढ़ा रहा था, उसमें तबीयत ख़राब हुई, बीच में रह गया। तो अब मैंने ये किया कि एक लेक्चर सेम टॉपिक पे डिलीवर कर दिया, वो मैंने रिकॉर्ड करके दूसरे में मैंने मदद ले ली उससे।
और क्वेश्चन आंसर बीच में रोक देंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इससे ये है कि मेरा जो है बीमारी के दरमियान काम चल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये मैं आपको दे देता हूँ अभी, ये इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड सर करके आपको डायरेक्ट मार्केटिंग की एग्जांपल। डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जांपल आजकल जितनी ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है मोस्टली डायरेक्ट हो रही है। मैन्युफैक्चरर ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, कस्टमर डायरेक्ट रब्ता करता है और चीज़ खरीद लेता है। तो दिस इज द डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूशन वाली तो गाड़ियों की मार्केट है, गाड़ी टोयोटा वाले डायरेक्ट नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं आप। और मैक्रो और मेट्रो होलसेलर हैं। और जो आप सिगरेट वगैरह खरीदते हैं, चाय की पत्ती रिटेलर से लेते हैं आप, तो उसके अंदर ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। ठीक हो गया बच्चों? ओके सर। सर एक बात पूछनी थी। जी जी सर आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जी जी। सर, वो हाँ, मतलब कि शुरू वाले हैं जो उसके बाद एंड वाले जो हैं वो मतलब कि प्ले नहीं होते, स्टार्ट ही नहीं होते। नहीं वो असल में मुझे आज जरूरत पड़ी तो मैंने रिकॉर्ड किया, वरना मैं नहीं कर रहा था। तो होना तो ये चाहिए, ऑनलाइन मैं जब पढ़ाता तो रिकॉर्ड करता ना। आपके जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है ये सारी मैंने पढ़ाई क्लासेस में। अच्छा, जो ऑनलाइन मैंने पढ़ाई उसकी रिकॉर्डिंग ICMAP ने कर ली थी, इसलिए मेरे ज़हन में था कि उधर पढ़ी हुई तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा होता ना कि आपको इतनी ज़रूरत है तो मैं कर लेता। अब इत्तेफाक ये है कि जितने अगले लेक्चर वो तो मैं आपको सारे दे दूंगा, क्योंकि अब मैं बटन दबा देता हूँ यहाँ से। लेकिन जो पहले वाले हैं ना वो नहीं है। जी सर, ठीक है। तो और अगर मैं कहूँ ना मैं कोई कमिटमेंट कर लूँ तो वो भी गलत है। हाँ ये हो सकता है, वो लैब वाले मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात करके देखूंगा कि अगर उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे मैंने तो वहां से मैं आपको दे दूंगा। कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। तो इसको मैं अभी ना थोड़ा सा एडिट करके अपलोड करता हूँ और तकरीबन घंटे डेढ़ तक आपको इसका लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गई जी? ओके जी, सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस लगानी सर? हाँ यार, अटेंडेंस तो लगानी है मैंने, वो तो मेरे जहन से निकल गया। अच्छा हुआ आपने याद करा दिया, थैंक यू वेरी मच। कि आज डेट है 8। 8। तो आप सब बोल सकते हैं ना, अल्लाह रखा है? ठीक है। तो मोहम्मद यासीन। यस सर। ठीक सर है, मेरा माइक बंद था। कोई बात नहीं। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। मतलूब मतलूब यस को तो सर। मैं देख लिया। अच्छा, सिजाद। सिजाद मोहम्मद नबी। साजिद। मोहम्मद साजिद नबी। ठीक है। सामी। यस सर। नासिक बिन शाहिद। नासिक बिन शाहिद। यस सर। माइक खोल लें। एमन शहजाद। यस सर। वाजिद। यस सर। अच्छा नहीं, वासिक है सॉरी। अच्छा, अब जो बच्चे मैंने नहीं बोले, राबिया आ गई है, राबिया। यस सर। ठीक है। और कोई बच्चा जिसको नाम सर मैंने मेरी हो गई है यासीन। यासीन। यासीन हो गई आपकी? जी ओके सर। ठीक है, डन हो गए सारे बच्चे। मैं 11 बच्चे। ठीक है, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।